नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः तय हो चुका है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बनना भी चाहिए, क्योंकि जनादेश एनडीए के ही पक्ष में रहा और वो भी एक मजबूत जनादेश के साथ मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। और दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब देश में लगातार एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बाकायदा जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया। लोकतंत्र की एक ऐसी विडंबना है कि दो ब्लॉक्स की लड़ाई थी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासवाद, राष्ट्र प्रथम नारे के साथ एनडीए ने चुनाव लड़ा और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने जाति और धर्म और बेरोजगारी को मुद्दा बना करके इस चुनाव में जनता के बीच गई। स्पष्ट जनादेश किसको मिला है, लेकिन कौन उस पर खुशी मना रहा है, ये भी लोकतंत्र का एक अजूबा और एक अजूबी कहानी कह रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। सवाल ये है कि 4 जून के लगभग 2 बजे तक जब ये स्पष्ट हो गया और शाम को स्पष्ट हो गया कि एनडीए को जनादेश मिला है, बीजेपी को नहीं, उसके बाद एक ऐसी मायूसी की स्थिति बनाई गई इस देश में और ऐसा कुछ कहा गया एक इकोसिस्टम की तरफ से जो पिछले 2.5-3 महीनों से कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा कहने वाले या बहुत छोटी सी जीत मिलने का जश्न मनाने वाले शायद ये भूल गए कि जनादेश तो उनके लिए कतई है ही नहीं। लेकिन फिर एक बार मैं इस बात को और इस वाक्य को जरूर दोहराऊंगा कि लोकतंत्र की एक ऐसी विडंबना है कि जब एक ब्लॉक चुनाव में नकार दी गई हो, लेकिन वो जीत का जश्न मना रही हो और जो 10 साल के प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर स्पष्ट जनादेश को लेकर के आया हो, उस ब्लॉक के नेता तो नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मायूस दिख रही है। इस मायूसी का आलम यह है कि लगभग 35 करोड़ वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी इंडी अलायंस से ज़्यादा लोगों का समर्थन पाने वाली, उनका आशीर्वाद पाने वाली पार्टी आखिर में नरेंद्र मोदी उसके नेता के रूप में कैसे मीडिया के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो लोग जो एनडीए का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, नाराजगी इस बात की है कि जनता की मूल भावनाओं को, विशेष करके उन क्षेत्रों में जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार के कुछ छोटे से भाग, राजस्थान का वो एरिया हो गया, महाराष्ट्र की स्थिति हो गई, वहाँ पर आखिर में मोदी का जादू क्यों नहीं चला। ये एक स्पष्ट विषय है कि जब इस देश में राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र की बात हो रही हो, जब इस देश में विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ता हुआ देखा जाता हो, उस स्थिति में ये बात कहना कि जनता के मूलभूत जो आकांक्षाएं थी उसी को नकारा गया और उसका परिणाम मिला। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं वो ये भूल गए कि इस देश में पोस्ट कोरोना एरा में इस देश की जनता 80 करोड़ लोगों को उनके घर में अनाज भेजा गया। इस देश में किसानों को लेकर के इतने बड़े माहौल पैदा किए गए, माहौल बनाए गए, लेकिन एमएसपी की जो भी गारंटी दी गई वो अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। हर एक फसलों के दाम इस समय जो आज, जबकि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर जो एक परंपरा होती इस्तीफा दिया, तो एमएसपी की स्थिति भी सबसे बेहतर है। उस देश में जहां स्टार्टअप से लेकर के और तमाम उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया जिसमें युवा एंटरप्रेन्योरशिप पूरी तरीके से फले फूले, जिस देश में स्पष्ट गवर्नेंस या एक कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी में जो एक गवर्नेंस का एक मॉडल होता है, उस मॉडल को देने का प्रयास किया गया और जनता ने भी माना कि जो चीज़ दिल्ली से भेजी गई वो सीधे उनके खातों में गई। इसके बावजूद
जब हार हुई तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों ने इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया। सवाल ये है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं शायद वो ये भूल रहे हैं, ये चुनाव तो कट्टरपंथियों के खेल और उनके आंधी, और वो ऐसी आंधी थी, वो ऐसी तूफान थी जिसका अंदेशा कोई लगा ही नहीं पाया था, अंदाजा लगा ही नहीं पाया था। जब ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव तो बहुत फीका फीका सा है, वोटिंग पैटर्न उन क्षेत्रों में जहां पर कट्टरपंथी किसी भी कीमत पर मोदी को हराने पर तुले हुए थे, एक इकोसिस्टम काम कर रहा था, उसमें उसी सनातन और हिंदुत्व के नाम पर 10 साल जो राजनीति की गई और जाति और धर्म के बंधन को काटा गया, उन्हीं जातियों में वो प्रयोग किया गया जिस प्रयोग के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर सवाल तो ये भी है कि क्या जो इतने बड़े संगठन को चलाने वाली पार्टी है, उस संगठन ने जाति के उस तथ्य को, उन मूल बिंदुओं को नहीं समझा जो अन्य राज्यों में हुआ। 27 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो क्लीन स्वीप करने वाली रही है, लेकिन 3 राज्यों में उसकी स्थिति बिल्कुल उलट हो गई और एक ऐसा डेंट लगा जिसमें यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी तो कुछ बातों को समझ ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक सिखाया गया तो ये इस देश के मुद्दे थे, उन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए राहुल और खरगे ने जब जीत के बाद जो वो विक्ट्री का साइन दे रहे थे, ये तो स्पष्ट है कि डूबते को एक तिनके का सहारा मिल गया, उनके चेहरे पर हंसी आ गई और जो जीता है वो उतना बड़ा जनादेश नहीं पाया जिसका उन्होंने दावा किया और जिसके लिए प्रयास किया। और यही वो खेल है जिसके जाल में हम सभी फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अब गठबंधन की राजनीति में घटक दलों के नेताओं के दबाव के तहत काम करेंगे? इस सवाल का जवाब अगर हाँ और ना में तुरंत दिया जाए तो ये एक धप्पलबाजी होगी। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी को अगर पसंद किया गया, 35 करोड़ जनता ने एनडीए को भी अगर जनादेश दिया है तो उसके नेता नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी की 3 ही बात स्पष्ट है: राष्ट्र प्रथम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और तीसरी बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें कि अयोध्या जैसे क्षेत्रों का विकास इसलिए किया जाए कि वो पर्यटन से जुड़े और उस राष्ट्रवाद के जरिए विदेशों में भारत की छवि एक ऐसी छवि हो जिसमें हर भारतीयों को गर्व हो। एक देश के सुधी नागरिक होने के नाते अगर हमको इस पर खुशी होती है तो हम अपने देश का नेता नरेंद्र मोदी को मानते हैं, हम उन्हें हीरो मानते हैं। इसे मोदी भक्ति अगर समझा जाए तो ये गलत है, या अगर समझा जाए तो लोग समझते रहें। लेकिन राष्ट्र की ज़रूरत क्या है ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमारे आने वाले जनरेशन में जाति, धर्म, संप्रदाय और छोटे छोटे मुद्दों के आधार पर ये देश बटा बटा रहे और विकास के सारे पैमाने पूरा करते जाए और स्थिति एक रेत पर बनाए गए इमारत की तरह हो, तो उस देश के विकास का क्या मतलब? ऐसे में नरेंद्र मोदी 24/7 365 डेज अगर इस देश के नाम समर्पित करते हैं और ऐसे नेता पर हम जब सवाल उठाते हैं तो ये हम मीमांसा नहीं करते, ये हम समीक्षा नहीं करते, ये हम आलोचना नहीं करते, ये हम वो करते हैं जो इस देश की राजनीति में 70 सालों तक हमने किया। हमारे देश में कभी भी ये नहीं सोचा गया कि एक परिवार और समाज और क्षेत्र और राज्य और देश के रूप में प्रगति का एक मानक बिंदु क्या होना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि इस देश में महंगाई एक बड़ी समस्या है, गरीबी एक बड़ी समस्या है और उसको एड्रेस नहीं किया गया, जातियों के आधार पर हमने वो अनुपात में उनको वो भागीदारी नहीं दी, ये बात तो सोचने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों मुद्दों में इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास के जरिए
इस देश के हर नागरिक को अपने देश के विकास की एक राह के साथ जोड़ा जाए और सबका प्रयास हो जाए, तो क्या 2047 तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते या नहीं कर सकते? सवाल तो यही है कि नरेंद्र मोदी बहुत आगे का सोच करके इन 10 सालों में जो प्रयास किया, आज भी इंडी अलायंस उसका मखौल उड़ा करके और कुछ इन्फ्लुएंसर्स, जिसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उनके जरिए इस देश के युवाओं में एक ऐसी जहर भरने का काम किया है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नरेंद्र मोदी समझौतावादी राजनीति करेंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इस देश में नरेंद्र मोदी का जो मोदी ब्रांड जो इस देश में कुछ लोगों के मुंह पर, उनके नज़रिए पर चढ़कर, उनके सिर पर चढ़ करके बोलता है, क्या वो प्रभावी होगा? लगता तो नहीं। और अगर ऐसा होगा तो फिर नरेंद्र मोदी को जरूर सोचना होगा, क्योंकि राजनीति में गवर्नेंस के आधार पर और बहुत सख्त फैसलों के आधार पर इस देश को उस दिशा में, उस राह में आगे बढ़ाया जा सकता है जिसकी हर एक नागरिक को दरकार है। लेकिन सवाल तो फिर यही है कि जब इस देश में महंगाई, प्याज की महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बना करके कुछ ऐसे मुद्दे बना दिए जाते हैं जिनकी समस्या को कश्मीर की तरह कहा जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कश्मीर की समस्या को सुलझा दिया गया तो क्या ऐसे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जा सकता? और क्या मोदी की तरफ से सख्त फैसले नहीं लिए जा सकते? अगर मोदी सख्त फैसले नहीं लेंगे और किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ के आधार पर सहमति का दिखावा करके दबाव की राजनीति के तहत गठबंधन के नेता के रूप में अगर वो प्रधानमंत्री पद का निर्वहन करेंगे तो फिर इस देश में मोदी ब्रांड इतिहास का विषय बन जाएगा। इसलिए सख्त फैसलों की दरकार है और जिसमें खून की तरह इस देश को चाटने वाले सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार पर प्रहार करना ही एकमात्र अंतिम उद्देश्य है और एकमात्र मोदी का हथियार है, और इसके लिए किसी भी दबाव में आगे आना ही नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक साधन है, साध्य नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम इतना प्रश्रय दे करके हम व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं, जब एक व्यक्ति किसी राष्ट्र के उन्नयन के लिए प्रमुख आधार हो तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि साधन कुछ भी हो सकता है, अंतिम लक्ष्य और संकल्प सिर्फ है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके आड़े में गठबंधन का कोई भी नेता अगर मोदी के सामने किसी भी तरह का दीवार बनने का काम करता है तो फिर एक बार मैं तीसरी बार दोहराऊंगा कि मोदी को ये सोचना होगा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री रहना भी है, और अगर ये सोचेंगे तभी मोदी ब्रांड की वो वैल्यू बनी रहेगी जो आज इतने बड़े झटके के बावजूद उस हर एक व्यक्ति को भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन वही कर सकता है जो कड़े और स्पष्ट दिशा निर्देशों के तहत फैसले लेगा। और इसलिए संभावना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जीत के बाद, एनडीए की जीत के बाद, जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और एक तरह से वो देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था समय आ गया है बड़े फैसले लेने का। पूरा भरोसा है कि फैसले मोदी 10, मोदी 20 से बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, ज़्यादा कड़े फैसले होंगे, और उन फैसलों पर सभी घटक दलों को सहमत कराना ही होगा। कोई पलट जाए, कोई सुलट जाए, कोई समझौता कर ले, इसके आगे न झुकना है न रुकना है, क्योंकि जो झुका है वो रुका है, वो समझौता के तहत, सहमति के तहत राजनीति तो करता है, लेकिन देश का भरोसा और देश का विकास, वो विकास जो जनता का दिल
कहता है, जो कहता है ना कि ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ मोदी के साथ हुआ है और इसलिए हुआ है, और तभी जनता मोदी के साथ अंधभक्त की तरह जुड़ी हुई थी। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा, मोदी एक साधन है। साध्य तो यही है कि ये देश पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ेगा, और उसके आड़े में कोई भी फैसला आएगा तो जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक उन सारे निर्बंधों को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। आशा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के पास इतनी बातें पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उस जनमानस की आवाज़ है जो मोदी में अभी इस देश के विकास का वो मॉडल देखती है, जब तक उनका, और अब हम बार बार जब तक शब्द कह रहे हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दबाव की, जयललिता मॉडल के दबाव की एक राजनीति अगर शुरू की गई, क्योंकि मैं गठबंधन की राजनीति को भी बहुत नज़दीक से देखा, सहमति के नाम पर ये जो खेल होता है, लोकतंत्र में सहमति का जो एक आधार बनाया जाता है और फिर कट मनी का जो गेम होता है, वो तो नरेंद्र मोदी स्वीकार करते ही नहीं। और अगर वो स्वीकार करते हुए दिखे तो एक बार फिर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि मोदी को इतिहास भी याद नहीं करेगा। इसलिए बहुत बड़े दबाव के साथ और बहुत बड़े दायित्व के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही बड़े बड़े सख्त फैसले लेने की दरकार है और जनता की उनसे यही अपेक्षा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं पसंद आया हो तो कुछ मत करिए, लेकिन अगर आपकी एक आवाज़ ये है तो मोदी के समर्थन में इतनी बात तो जरूर सोचिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष और हमारी सोच से एक ऐसी राष्ट्रीय ताकत बनती है जो मोदी को कड़े फैसले लेने के लिए समर्थन देगी, उन्हें उत्साहित करेगी, ताकि देश का विकास हो। नमस्कार।